चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले बच्चों, पावर्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? पावर्स। किसकी पावर दिख रही है बच्चा? यहाँ पे उन्होंने बोला पावर कन्फर्ट अंडर सेक्रा। सेक्रा में कुछ पावर्स दे रखी है, तो सबसे पहली पावर किसकी दे रखी है? सीजी की पावर। दूसरी पावर किसकी है? सेबी की। नेक्स्ट पावर किसकी है? स्टॉक एक्सचेंज की। हमेशा याद रखना, सबसे पहले सबसे ऊपर सीजी है। टॉप में कौन है? टॉप अथॉरिटी कौन है? सीजी। सीजी ने सबको बनाया ना, सीजी ने ही तो सेबी बनाया है, तो सीजी के नीचे कौन आएगा? सेबी। सेबी ने बोला भैया स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से काम करना, तो भैया स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा? सबसे नीचे। कि ये बात समझ में आ रही है? तो पावर्स हम तीनों की पढ़ेंगे। इन्होंने कहा भैया सीजी की भी पावर पढ़ेंगे, सेबी की भी पढ़ेंगे और स्टॉक एक्सचेंज की भी पढ़ेंगे, तीनों की पावर पढ़ेंगे। लेकिन अगर तीनों की मैं बात करूं तो सबसे ऊपर अथॉरिटी कौन सी हमारी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने काम को कम करने के लिए सेबी को बनाया, करेक्ट ना? और सेबी ने किस पे नजर रखना है? स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि सारे के सारे इन्वेस्टर्स कहाँ आते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में। तो स्टॉक एक्सचेंज यही हमारा बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तीनों की पावर सेक्रा में दे रखी। तो चलिए सबसे पहले जो सबसे टॉप अथॉरिटी है सीजी, इसकी पावर लाइन वाइज पढ़ेंगे। आ जाइए सीजी की पावर पढ़ेंगे। सीजी की जो ये पावर दे रखी है बच्चे, ये शॉर्ट में दे रखी है, ठीक है? ये पावर शॉर्ट में दे रखी है, इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, लेकिन एक बार शॉर्ट में आपको ओवरव्यू देती चलूं। टू कॉल द पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड डायरेक्ट इंक्वायरीज टू बी मेड। देखो हेडिंग से आधी से ज्यादा बातें समझ में आ जाएगी। हेडिंग साफ साफ बोल रहा है हम किसकी पावर पढ़ रहे हैं? सीजी की। किसकी पावर है? सीजी। तो याद रखना ये सीजी कर रहा है। अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो वो सेबी का होगा, स्टॉक एक्सचेंज, तो ध्यान रखना, ठीक है? पावर है सीजी की। सीजी के पास पावर है, वो क्या मंगवा सकता है? पीरियोडिकल रिटर्न्स। एक सर्टेन पीरियड में वो कहेगा भैया मंथली मंथली मुझे ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ये रिपोर्टिंग मुझे करनी पड़ेगी। तो सीजी के पास पावर है, किसी से भी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है, पीरियोडिकली रिटर्न मंगवा सकता है। क्या ये आधा पॉइंट समझ में आया? दूसरा क्या कर रहा है सीजी? चाहे तो क्या करवा सकता है? इंक्वायरीज। इंक्वायरीज करवा सकता है, अभी तो पहला ही पॉइंट है ना। तो पहले पॉइंट में दो बातें लिखी है। सीजी चाहे तो क्या करवा सकता है? पीरियोडिकल रिटर्न्स मंगवा सकता है। दूसरा क्या कर सकता है? इंक्वायरीज करवा सकता है। जब उसे लग रहा कुछ गड़बड़ है तो भैया वो इंक्वायरीज करवाएगा, पता लगाएगा, है ना, पूरी जांच करेगा। चलिए दूसरी बात क्या है? डायरेक्शन देगा। किस चीज के डायरेक्शन देगा? कि भैया ये रूल्स, है ना? या फिर क्या करेगा बच्चा? खुद रूल्स बनाएगा। इस सेकंड पॉइंट में दो बातें लिखी है। या तो वो डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन मतलब मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ ऐसे ऐसे रूल्स होने चाहिए, तुम्हें बता रही हूँ रूल्स कैसे बनाना चाहिए। या फिर मैं क्या कहूंगी? खुद रूल बनाऊंगी। तो सीजी खुद भी रूल बना सकता है या फिर आपको डायरेक्शन दे सकता है। ये किसको डायरेक्शन देगा बच्चा? सेबी को देगा, स्टॉक एक्सचेंज को देगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि सीजी ऊपर है ना, सीजी के नीचे सेबी है और स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये दोनों की बात करेगा। बढ़ू आगे, चलो। सुपरसीड मतलब होता है रिप्लेस करना, लिख लो। सुपरसीड मतलब क्या होता है बच्चा? रिप्लेस करना। चलिए सुपरसीड करेगा, किसे सुपरसीड कर रहा है? गवर्निंग बॉडी। अब ये गवर्निंग बॉडी कौन थी? स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजमेंट को गवर्निंग बॉडी बोलते हैं। अगर हमें लग रहा है भैया स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ चल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है? कुछ गड़बड़, तो उसकी गवर्निंग बॉडी होगी, मैनेजमेंट सही से नहीं कर रही है, तो इस गवर्निंग बॉडी को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। उसकी जगह पे किसको बैठा देंगे? दूसरी गवर्निंग बॉडी को। समझ में आया? उनकी जगह पर वो अपने खुद के ऑफिसर्स को बैठा देंगी। तो सुपरसीड कर देगा गवर्निंग बॉडी को, किसके? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। देखो अब स्टॉक एक्सचेंज नहीं लिखा रहता है, अब आपको दिख रहा है रिकॉग्नाइज। तो रिकॉग्नाइज से मतलब क्या? जिसको परमिशन मिल चुकी है वो काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है? सस्पेंड स्टॉक एक्सचेंज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का काम कुछ गड़बड़ चल रहा है तो वो सस्पेंड कर देगा। हम पढ़ क्या रहे हैं? किसकी पावर्स पढ़ रहे हैं? सीजी की। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स है, ठीक है? नेक्स्ट पावर क्या लिखा है? सस्पेंड मतलब क्या होता है? रोक देना ना। हमने बोल दिया 7 दिन के लिए आपका बिजनेस रुक जाएगा, हम आपको कुछ काम नहीं करने देंगे क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ मैटर चल रहा है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हम आपके स्टॉक एक्सचेंज में, मैं फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के शेयर आज खरीदने का सोच रही थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग रोक दी। मतलब मैं क्या, अब देश का कोई भी इंसान क्या नहीं कर पाएगा? ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। स्टॉक एक्सचेंज को रोक दिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड कर दिया। हाँ हाँ, तो गड़बड़ काम क्यों कर रही है वो? गलत काम करोगे और हम इकोनॉमिक को बचाने के चक्कर में तुम्हारे गलत गलत काम को बढ़ावा देंगे क्या? वही तो, ऑब्वियसली हम वो देखें कि इसकी गड़बड़ देखें, ठीक है? चलो प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट मतलब रोक देना, ठीक है? प्रोहिबिट कर देंगे किसको? कॉन्ट्रैक्ट्स को। सर्टेन केसेस की बात हो रही है, कुछ सर्टेन एरियाज है जहां पे हमें बहुत डाउट है
कि यहाँ पे कुछ स्पेकुलेशन होने वाली, स्पेकुलेशन मतलब सट्टा चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है जो एज पर लॉ नहीं है। तो कुछ भी अगर एज पर लॉ नहीं है तो उसे प्रोहिबिट किया जाएगा। देखो सस्पेंड मतलब थोड़े टाइम के लिए रोका है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, अभी हमें पता नहीं है कि गलती किसकी है, तो अभी क्योंकि नहीं पता है गलती किसकी है तो थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड, पता चल गया है तो पूरे टाइम के लिए। तो ये किसको कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रॉपर तरीके से रोक दिया जाएगा। मतलब हम ये मानेंगे कि ना आपके और मेरे बीच में शेयर्स का बेचने और खरीदने का क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, छूट देना, एक तरीके से छूट देना है ना, इम्यूनिटी। सीजी के पास पावर है किसी के भी अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब केस वगैरह फाइल हुआ है तो वो चाहे तो क्या कर सकते हैं बच्चे, उनको इम्यूनिटी। सीजी किसी को भी बचा सकती है किसी भी लॉ से, रूल्स रेगुलेशन से, ठीक है। सीजी के पास ये पावर तो हमेशा से है। सीजी अपने आप को भी क्या करती है, एग्जेम्प्ट करती है ना। सीजी क्या बोलती है, भैया मुझ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं लगे, लेकिन सीजी क्या कर सकती है, दूसरी कंपनीज को भी एग्जेम्प्ट कर सकती है, ठीक है। सॉरी बच्चा बाहर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो वापस बच्चों, तुम लोग भी ना। हाँ, इम्यूनिटी मतलब क्या है, सीजी क्या कर रही है, छूट दे रही है। नेक्स्ट क्या है, डेलीकेट करना मतलब हमने देखा ही था किसको डेलीकेट किया था, सेबी को। सीजी ऊपर है सबसे, फिर सेबी, फिर स्टॉक एक्सचेंज। चलो अब मैंने आपको शॉर्ट में ओवरव्यू दे दिया है, अब बस इसको थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, ठीक है। आ जाओ, क्या दे रखा है, टू कॉल फॉर द पीरियोडिकल रिटर्न्स, और साथ में क्या लिखा है, इंक्वायरीज। अब देखो सेक्शन 6 दे रखा है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर बाजू में बस याद रखना, ये 6 है, 7 है, 8 है, एकदम याद करने को नहीं कह रही, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर कहीं ऐसा बोला होगा कि सेक्शन 6 में जो बातें लिखी हैं वो, या सेक्शन 7, 8 कुछ भी होगा, तो हम यहाँ पर आकर देखेंगे कि 6 कौन सा है, ठीक है। चलो सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, सीजी क्या करेगा, पीरियोडिकल रिटर्न्स मंगवा सकता है, या फिर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा कि भैया इंक्वायरीज करनी पड़ेगी। तो एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सेल फर्निश सेबी क्या, पीरियोडिकल रिटर्न्स। चलिए अब थोड़ा सा पहले शॉर्ट में समझा दूं, स्टॉक एक्सचेंज और उसके मेंबर्स, मेंबर समझते हो, जो भी स्टॉक एक्सचेंज और उसके जो मेंबर्स है उन सबको एक काम दे रखा है। क्या काम दे रखा है, भैया तुम्हें अपनी अपनी बुक्स मेंटेन करनी है, तुमको अपनी अपनी बुक्स क्या करनी है बच्चा, मेंटेन करके रखनी है। ये मेंटेन कब तक करके रखनी है, 5 साल तक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये बस मेंटेन करके रखनी नहीं होती है, मेंटेन तो करो, साथ में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब जो बुक्स मेंटेन करिए ये आपको दिखाते रहना पड़ेगा कि आपने बुक्स में क्या क्या मेंटेन करके रखा है। चलिए, तो ये पीरियोडिकली सेबी को देना पड़ेगा। पीरियोडिकली मतलब एक छोटा ड्यूरेशन, ठीक है, और वो कुछ भी हो सकता है, पीरियोडिकली कुछ भी हो सकता है। और एनुअल, एनुअल मतलब क्या होता है बच्चा, साल में एक बार, साल में एक बार इसकी रिपोर्टिंग किसको करनी है, सीजी को भी करनी है, और किसको करनी है, सेबी को भी। इसका मतलब जो ये रिपोर्टिंग्स होती है ये एनुअली सीजी के पास भी जाती है और किसके पास जाती है, सेबी के पास भी जाती है, लेकिन सेबी के पास पीरियोडिकल भी जाता है। तो इन शॉर्ट सेबी के पास दो तरीके से जाता है, हम कह रहे हैं मंथली मंथली भी जाता है, क्वार्टरली क्वार्टरली भी जाता है, और क्या जाता है, ईयरली भी जाता है। सेबी यहाँ भी है ना, सेबी यहाँ भी है, तो दोनों टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें पीरियोडिकल भी जाता है और एनुअली भी, लेकिन सीजी के पास कब जाता है, एनुअली। तो रुक जा, मैंने खत्म नहीं किया है नालायक, चल। लेकिन सीजी, सीजी क्या कर रहा है, सीजी क्या करेगा, अरे यार हेडिंग क्या है, तुम लोग सब खुद से, हेडिंग क्या है, सीजी क्या कर रहा है, क्योंकि पीरियोडिकल इसके पास नहीं आता है, पीरियोडिकल किसके पास आता है, सेबी के पास, तो सीजी क्या करेगा, मंगवाएगा ना मेरे पास। अरे रुको यार, वापस, हेडिंग क्या बोलता है, सीजी की बात करें, किसकी पावर चल रही है, सीजी की। सीजी के पास पावर है कि वो मंगवाएगा, सीजी के पास साल में एक बार रिपोर्ट आती है, सीजी की मर्जी कि वो पीरियोडिकल भी मंगवा सकता है, जब मांगेगा देना पड़ेगा। क्या हेडिंग समझ में आई, पक्का, क्योंकि सेबी के पास तो जाता है, लेकिन सीजी को लगा नहीं भैया अब हमें भी चाहिए इन्फॉर्मेशन, साल में एक बार आता है लेकिन हमें और थोड़ा सा क्लोज, हमें चाहते हैं कि इस कंपनी में क्या चल रहा है सब पता चले, तो हम मंगवा लेंगे, मतलब कौन मंगवा लेगा, सीजी, ठीक है। तो पहले मैं एक बार रीड करा लूं, एवरी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एवरी मेंबर देयर ऑफ शैल मेंटेन, मेंटेन के साथ साथ क्या करना है, प्रिजर्व, कब तक के लिए, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। अब ये पूरी डिटेलिंग उन्होंने बता रखा है, सच बुक्स ऑफ अकाउंट अदर डॉक्यूमेंट एज अ सेंटर गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन, जो सीजी ने बोल रखा है। लेकिन सीजी जब भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की बात करेगी तो एक बार किससे डिस्कस करेगी, स्टॉक एक्सचेंज से डिस्कस करेगी, ठीक है। मैं प्रिस्क्राइब इन द इंटरेस्ट रेट, जो भी है जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लग रहा है वगैरह वगैरह बातें। तो ये क्या पैराग्राफ समझ में आया, आ गया। दूसरा कंटिन्यू, पावर ऑफ द सेबी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये हेडिंग है, ठीक है, पावर ऑफ द सेबी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू सीक द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन।
किसके पास, बता रही हो, इन्होंने बस ये बोल रखा है कि जो सेबी है, सेबी क्या करेगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड और इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक क्या करेगा बच्चा, ये कॉल करेगा क्या, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब होता क्या है, अब जाकर सीजी ये सारे काम कर रहा है, लेकिन सीजी क्या कहेगा, सेबी से बोलोगे और सेबी ये सारे काम करवाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? एट द एंड काम सीजी नहीं कर रहा है, सेबी ही करता है, लेकिन मांगने का राइट तो किसके पास है, सेबी थोड़ी ना मांगे, सेबी के पास तो वैसे ही आ रहा है। ठीक है, तो इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द ट्रेड ऑफ इंटरेस्ट, तो बच्चा ये काम सेबी ही करवाएगा और सीजी तक पहुंचाएगा। बात समझ में आ रही है? उसको तो वैसे ही मिल रहा है, जो मिल रहा है वो वहां तक पहुंचा देगा। बात समझ में आ गई? तो डेलीकेट तो है ही, डेलीकेट तो है ही, लेकिन वो चाहे तो पीरियोडिकल रिटर्न भी मंगवा सकता है। क्या ये समझ में आया? पक्का? चलो, तो कॉल अपॉन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या फिर किसी भी मेंबर से, किससे मांगेगा, मेंबर से मांगेगा या फिर किससे, स्टॉक एक्सचेंज से मांगेगा। क्या मांगेगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, फर्निश इन दी राइटिंग। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिटर्न फॉर्म में दी जाएगी, हमेशा डॉक्यूमेंट फॉर्म में दी जाती है, ओरल फॉर्म में नहीं दी जाती है। ठीक है, चलिए, अपॉइंट कर सकता है वन और मोर पर्सन टू मेक दी इंक्वायरीज। आपको इन्होंने क्या बोल रखा है, वो चाहे तो क्या करवा सकता है बच्चा, इंक्वायरीज भी करवा सकता है अफेयर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी, स्टॉक एक्सचेंज चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए, स्टॉक एक्सचेंज इज बाउंड, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज इज बाउंड टू प्रोड्यूस क्या, डॉक्यूमेंट्स। अब स्टॉक एक्सचेंज से जो जो मांगा जा रहा है तो वो क्या देगा बच्चा, बाउंड है, देना पड़ेगा उसे। ठीक है, चलिए, तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर wherever an inquiry in relation to affairs of the recognized stock exchange, अब हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की इंक्वायरी कर रहे हैं। अब इंक्वायरी करते वक्त अगर हमने अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, चल कौन रहा है, सीजी, अभी हम कौन है बच्चा, सीजी है। सीजी अगर इंक्वायरी कर रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है तो आपको देना पड़ेगा। कौन कौन सी, स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा बताओ, उसकी कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है बच्चा, कंपनीज है। तो ये जो कंपनी है, इसके डायरेक्टर, इसके मैनेजर, इसके सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर, इन सब की डिटेलिंग देनी पड़ेगी इंक्वायरीज में। और क्या, मेंबर अलग है। ठीक है, ऊपर सारे डायरेक्टर ऑफिसर को बोला। इफ द मेंबर क्या है बच्चा, फर्म है, पढ़ा था ना अपन ने ऊपर, पार्टनरशिप फर्म भी तो रजिस्टर हो सकता है। अगर मेंबर फर्म है, एवरी पार्टनर, तो उस फर्म का हर एक पार्टनर, उस फर्म का मैनेजर, उस फर्म का सेक्रेटरी, उस फर्म का ऑफिसर, सबकी डिटेलिंग देनी पड़ेगी। इन शॉर्ट अपनी पार्टनरशिप फर्म की एक एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? बता रही, अफेयर्स ऑफ एनी इट्स मेंबर इन रिलेशन टू स्टॉक हैज बीन अंडरटेकन, इन सब की इंफॉर्मेशन जाएगी। हेडिंग समझो ना, हेडिंग क्या लिखा है, हाँ हाँ, रुको रुको, स्टॉक एक्सचेंज हेडिंग क्या लिखा है पहले बताओ, स्टॉक एक्सचेंज क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज बाउंड, ये किससे मांगा जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज इनसे ही सारी, देखो सारी इंफॉर्मेशन होगी कहां पर पहले बताओ, स्टॉक एक्सचेंज के पास। ठीक है, जब स्टॉक एक्सचेंज बनेगा तो सारे आधार कार्ड इन्हीं के पास आएंगे, सारे बिजली के बिल इन्हीं के पास आएंगे, सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं के पास आएगी। ठीक है, और अगर इनके पास कुछ मिसिंग है तो इनसे ही लेकर दिया जाएगा। इनकेस मिसिंग है, फॉर एग्जाम्पल मुझसे अगर इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है तो सारे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। ठीक है, कुछ मिसिंग है तो आपसे मंगवाऊंगी तो आप घर से लेकर आओगे, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैंने एडमिशन लिया था तो आपकी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली थी। इनकेस कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो यस आप ही लेकर आओगे। वापस से रीड करूँ क्या बोल रहा है। ठीक है, wherever our inquiry is relation to affairs of the recognized stock exchange या affairs of any of its member in relation to the stock has been undertaken, इन सब को घेरे में लिया जाएगा। कौन है बच्चा, एवरी डायरेक्टर, मेंबर, ऑफिसर। ठीक है, देन क्या लिखा है, एवरी मेंबर, देन इफ मेंबर इज फर्म तो ये सब, एवरी ऑफिसर और सॉरी एवरी अदर पर्सन और बॉडी ऑफ द पर्सन हु हैड डीलिंग, किससे डील कर रहा है बच्चा, ए बी सी, किससे डील कर रहे हैं बच्चा, डायरेक्टर से, मेंबर से या फिर फर्म, शेल बी इज बाउंड टू प्रोड्यूस बिफोर दी, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि भाई आप बाउंड हो, प्रोड्यूस, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे बिफोर द अथॉरिटी मेकिंग द इंक्वायरी, जो अथॉरिटी इंक्वायरी कर रही है। अब देखो सीजी खुद नहीं आता है, सीजी खुद नहीं आता है, सीजी की एक टीम आएगी। ठीक है, इस टीम के सामने ये सारी चीजें होगी। ऑल सच, इन सब के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जाएंगे, अदर डॉक्यूमेंट इन दी कस्टडी या पावर रिलेटिंग या हैविंग बेयरिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सच इंक्वायरी आल्सो फर्निश द अथॉरिटी विद इन सच टाइम, जिस टाइम पे बोला जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना हमने डॉक्यूमेंट मांगा तो 1 साल बाद दे रहे हो आप, क्या बात समझ में आ रही है। तो ये सब टाइम जो भी प्रिस्क्राइब होगा वो सारी चीजें ऑन टाइम दे देना। समझ में आया? पढ़ क्या रही, अभी एक ही हेडिंग चल रही है हमारी, हेडिंग क्या है, सीजी के पास पावर क्या है, पीरियोडिकल रिटर्न्स मांगने की, और दूसरा क्या है, इंक्वायरी करने की। इंक्वायरी किसकी हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, पीरियोडिकल रिटर्न्स किससे मांगा जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से। पूरा चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज पर है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि सेक्रा क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए बना है। समझ में आया? दूसरी हेडिंग यहाँ देखो, यहाँ क्या पढ़ा था, दूसरी हेडिंग
ऊपर बताया था। दो चीजें थी, रूल्स खुद भी बना सकता है और डायरेक्शन भी दे सकता है। किसकी स्पेसिफिकली बात हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज की। किसकी स्पेसिफिक बात हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, चलो अब आ जाओ हेडिंग। हेडिंग पहले समझो। टू डायरेक्ट द रूल्स और टू मेक द रूल्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सभी चाहे तो खुद रूल्स बनाएगा कि भाई मैं रूल बना रहा हूँ तुमको फॉलो करना है, या तो खुद रूल नहीं बना रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन दे रहा है कि भैया कैसे कैसे रूल्स बनने चाहिए। ठीक है, चलिए ये सेक्शन नंबर 8 है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? टू मेक या फिर अमेंड कर सकता है रूल्स। सेक्शन 8 डील विद दी पावर। पावर है किसके पास? सीजी के पास। सीजी चाहे जब चाहे क्या कर सकता है बच्चा? मेक रूल्स। सीजी या फिर जब चाहे क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है। डायरेक्ट द रूल्स टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर आफ्टर दी, लेकिन जब भी वो करेगा तो एक बार कंसल्ट करेगा। किससे कंसल्ट करेगा बच्चा? गवर्निंग बॉडी कौन थी? स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट टीम से हम बोलेंगे भैया हम ये रूल्स आप पे फॉलो करने वाले, कर ले क्या? तो कहेंगे हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बनाएगा सीजी खुद ही, लेकिन एक बार कंसल्ट कर लेगा ताकि ईजी हो जाएगा। समझ में आए? और पूरा पैराग्राफ इसी चीज को खींचकर बातें कर रहा है। एक बार आप खुद से रीड करेंगे, सेम लिखा है। जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, किसने बनाया बच्चा? सीजी ने बनाया। ये कहाँ पब्लिश कर दिए जाएंगे? ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में बस पब्लिश कर दिए जाएंगे ये नए रूल्स बने। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना अमेंडमेंट आ गए, तो ये अमेंडमेंट कहाँ दिखते हैं बच्चा? ऑफिशियल गैजेट में दिखते हैं। ये ऑफिशियल गैजेट आपको कहाँ दिख जाएगा? एमसी की वेबसाइट में आराम से दिख जाएगा कि भैया ये नया रूल है, ये नया रूल है, ये आप पे एप्लीकेबल है। तो जो भी नया रूल्स बनेंगे सीजी क्या करेगी? उसे ऑफिशियल गैजेट में बस शो कर देगी, दैट्स इट। ठीक है, यही सारी चीजें खींच के लिखिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हेडिंग क्या सुपरसीड का मतलब क्या है? रिप्लेस करना। ठीक है, चलिए तो रिप्लेस कर दिया जाएगा। किसको रिप्लेस कर दिया जाएगा? गवर्निंग बॉडी। किसकी गवर्निंग बॉडी? रिकॉग्नाइज्ड है। अब थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ किसी को भी अगर चेंज किया जा रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक होगा? उसने क्या क्या कुछ गड़बड़ काम किया होगा, है ना? या फिर कुछ भी फ्रॉडुलेंट स्पेकुलेशन, कुछ ऐसा काम हो रहा है, या फिर लॉ को फॉलो नहीं किया होगा। ये सारे रीजंस है। तो बच्चे एक बार सोचो स्टेप क्या होंगे। मैं हूं सीजी, मैं वेरी गुड, मैं हूं सीजी। सीजी कह रहा है कि भैया अब आप सब गवर्निंग बॉडी, तो मैं आपको निकाल रही हूँ, लेकिन क्या ऐसे निकाल दूंगी? पहला स्टेप क्या होगा? नोटिस। मैं पहले एक ड्राफ्ट करूंगी नोटिस, और ये नोटिस आपके हाथ में पकड़ा दूंगी। इस नोटिस में क्या लिखा होगा कि मैं आपको मौका दे रही हूँ, रीजन बताओ क्यों मैं आपको नहीं हटाऊं। ठीक है, तो पहले नोटिस गया। नोटिस का क्या आएगा? स्टेप 2 रिप्लाई आएगा। मैं तुम्हारे रिप्लाई को पढ़ूंगी, या तो मुझे ठीक लगेगा या तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। अगर मुझे ठीक नहीं लगा तो अब मैं क्या कर दूंगी बच्चा? हटा दूंगी। आपकी जगह पे किसको बैठा दूंगी? नए लोगों को बैठा दूंगी। ठीक है, अब एकदम से नए लोग नहीं आते हैं जो काम ही करना चालू कर देंगे। फॉर द टाइम बिंग मुझे नए लोगों को अपॉइंट करने में टाइम लगेगा। गवर्निंग बॉडी तुमको निकाल दिया गया है, ठीक है, अब नए डायरेक्टर्स को बैठाना है, तो नए डायरेक्टर्स को टाइम लगता है अपॉइंट करने में। फॉर द टाइम बिंग मैं अपने खुद के ऑफिसर्स भेजूंगी ताकि स्टॉक एक्सचेंज का काम ना रुके। बात समझ में आ रही है? फॉर द टाइम बिंग मैंने अपने खुद के कुछ ऑफिसर्स को रखा, बैठो तुम यहाँ काम संभालो। तब तक मैं क्या काम करवा रही हूँ? गवर्निंग बॉडी बनाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अभी जो ऑफिसर्स यहाँ बैठकर काम करेंगे उनके पास सेम पावर होगी जो पुरानी वाली गवर्निंग बॉडी के पास थी। अब मेरे जो ऑफिसर्स बैठे हैं इनको भी मैं बाहर कर दूंगी। कब? जब नए लोग अपॉइंट हो जाएंगे जो एज अ गवर्निंग बॉडी काम करने के लिए तैयार है। अभी तो फॉर द टाइम बिंग टेम्परेरी पीरियड के लिए मैंने किसको बैठाया था? ऑफिसर्स। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही पूरा स्टेप चलता है। तो अब क्योंकि आपने सिंपली समझ लिया, आज एक बार रीड करें। चलो, विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी ऑफ द पावर, दूसरी पावर्स जो भी उनको इफेक्ट मत करना। ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट इज द ओपिनियन। सेंटर गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि जो गवर्निंग बॉडी है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की, उसको सुपरसीड कर देना चाहिए। लेकिन वो कैसे करेगी? अब यहाँ पे स्टेप्स बताएं। स्टेप नंबर 1 मैंने ये पॉइंट वाइज लिखे हैं, पैराग्राफ है। ठीक है, अब क्या करें, मॉड्यूल का प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं रहता है। सबसे पहला काम गवर्निंग सीजी क्या करेगी? नोटिस देगी। पहला स्टेप, सेंटर गवर्नमेंट में सर्व गवर्निंग बॉडी आ रिटर्न नोटिस। रिटर्न नोटिस में क्या लिखा होगा? रीजन लिखा होगा कि आप हमें बताइए कि हम आपको क्यों क्यों नहीं हटाए, क्यों नहीं निकाले। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या लिखा है? आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड। पहला नोटिस दिया है और हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। दूसरी चीज हो गई है। ठीक है, अब तीसरी चीज, डिक्लेयर द गवर्निंग बॉडी इज सुपरसीड। अब आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, हमने अपॉर्चुनिटी दी, आपकी बातें हमने सुनी। अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं? आपको डिक्लेयर करें कि नहीं भैया हमें आपका रीजन सही नहीं लगा, तो हमने आपको सुपरसीड कर दिया। ये थर्ड स्टेप है। अब मे अपॉइंट एनी पर्सन या पर्सन एक्सरसाइज या परफॉर्म ऑल द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्निंग बॉडी। अब क्योंकि आपको निकाल दिया तो आपकी जगह पे किसी और को मैंने बैठाया। ठीक है, फिर क्या लिखा है? मे अपॉइंट वन ऑफ द सच पर्सन, उसमें से किसी एक को मैंने क्या कर दिया बच्चा? चेयरमैन अपॉइंट कर लिया।
अनदर हमने क्या कर लिया बच्चा, वाइस चेयरमैन। क्या होता है, पोजीशन हमें करनी पड़ती है कि एक मेन चेयरमैन है, फिर उसके नीचे वाइस चेयरमैन है, ठीक है। तो हमने फिर उनको एक तरीके से डेजिग्नेशन भी दे दिया। अब यहाँ पे पूरे स्टेप्स कंप्लीट होते, तो टोटल कितने पॉइंट्स है, 5। पहला नोटिस, हेडिंग बनाते चलो। पहला क्या है बच्चा, पहला नोटिस है। दूसरा क्या है, नोटिस में अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, सुपरसीड कर दिया क्योंकि हमें तुम्हारी बात सही नहीं लगी, ठीक है, सुपरसीड कर दिया हमने। देन इसके बाद हमने क्या किया, अपॉइंट किया, ठीक है। और अपॉइंट करने के बाद हमने उनको पोजीशन दे दी कि भैया तुम चेयरमैन हो, उसमें से मेन हो, और उसके बाद तुम वाइस चेयरमैन हो। बच्चा चेयरमैन जैसे क्लास में कैप्टन बनाना जरूरी है ना, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सबको एक तरीके से कंट्रोल कर सके, ठीक है। अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट हो तो भैया वो देखे। तो सेम ऐसे ही सारे के सारे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो टीम है, उसमें से एक चेयरमैन और फिर एक वाइस चेयरमैन डिसाइड कर लिया जाएगा, कंट्रोल हो सके, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, होता क्या है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा कि भैया ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है अच्छे से काम नहीं कर रहे, इनको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। ये बात कहाँ छाप दी जाएगी, ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया। अब एक बार ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया तो उसके क्या रिजल्ट होंगे, तो कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होते हैं, क्या रिजल्ट। अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियल गैजेट में कि भैया हमने आपको तो निकाल दिया, तो यहाँ पे उन्होंने बोला इसके रिजल्ट क्या क्या रहेंगे, आ जाओ। गवर्निंग बॉडी जो ऑलरेडी थी वो क्या हो जाएगी बच्चा, सीज टू होल्ड ऑफिस, ये ऑटोमेटिकली आउट। इनका जो अपॉइंटमेंट जो लेटर था, इनको फॉर्मल हमें ऐसे लेटर देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ऑफिशियल गैजेट में आया। तो पुराने लोग अब ऑफिस से बेदखल हो गए, सीज हो चुके। नेक्स्ट, हाँ बेटा, इज कंसिडरिंग द सुपर सेशन ऑफ द, सुपर सेशन ऐसा कुछ है नहीं, बस वो कह रहे इस सेशन से हम बस आपको आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो सेकंड क्या बोल रहा है, पर्सन अपॉइंटेड may exercise and perform all the powers and duties, ठीक है, जो गवर्निंग बॉडी को जिसको निकाल दिया गया। अब उनकी जगह नए लोग आए और पुराने के पास जो जो पावर थी सेम इनके पास भी पावर है। सेकंड पॉइंट समझ में आए। थर्ड पॉइंट, ऑल सच प्रॉपर्टी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज किसके पास आ जाएगी, वेस्ट इन सच पर्सन एंड पर्सन, जिन नए लोगों को हमने अपॉइंट किया है। बात समझ में आई। पहला पॉइंट, ए पॉइंट क्या बोलता है, गवर्निंग बॉडी पुरानी ऑफिस खाली करेगी, नए लोग जो आए हैं उनकी जगह उनके पास सेम पावर और ड्यूटीज है, और अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी किनके कंट्रोल में थी बच्चा, पुरानी, अब वो किसके कंट्रोल में, नए। तो इन शॉर्ट कुछ नहीं, पुराने गए नए आए, सारी पावर्स ड्यूटीज प्रॉपर्टी सब सारी चीजें शिफ्ट हो गई नए लोगों में, दैट्स इट, वो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, द गवर्निंग बॉडी ऑफ विच सुपरसीड द पर्सन अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। कब तक के लिए अपॉइंट रखे रहेंगे ये लोग, रहेंगे जितना स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। फिर सारी घिसी पिटी बातें नीचे आ जाओ। अंटिल अ गवर्निंग बॉडी इज सो, क्या लिखा है, बोले तो रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब जब तक फिर से नई वाली नहीं आ जाए। मैंने क्या बोला, अभी तुरंत में मैंने कुछ ऑफिसर्स बैठाए हैं क्योंकि एकदम खाली होगा तो भैया मैनेजमेंट कैसे चलेगा, ठीक है। जब तक क्या लिखा है, अंटिल गवर्निंग बॉडी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाती है, ठीक है, पर्सन जो अपॉइंटेड शैल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द पावर एंड ड्यूटीज। तो ऊपर जितने भी लोगों के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है वो सेबी के खुद के कौन है बच्चा, कुछ टीम है, मतलब सीजी ने कुछ ऑफिसर्स को भी थोड़े टाइम के लिए बैठाया। ये तब तक ही बैठे रहेंगे जब तक नई गवर्निंग बॉडी तैयार ना हो जाए, क्योंकि गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट प्रॉपर क्वालिफाइड लोग आने चाहिए ना, ठीक है। अब ये तो हमारे ऑफिस से यहाँ का काम करेंगे कि वहां का करेंगे, अब ये थोड़े टाइम के लिए हमने बैठाया है टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है। चलो अभी हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा, 11। कितने पॉइंट्स हो गए, पढ़ क्या रहे, सीजी की पावर पढ़ रहे। पहली पावर बताओ क्या थी, पीरियोडिकल रिटर्न्स और इंक्वायरीज, पहला पॉइंट पढ़ लिया अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, डायरेक्ट रूल्स और मेक रूल्स, ठीक है। एलियन आने वाले है ना लाइट ब्लिंक कर रही। चलो थर्ड पॉइंट भी पढ़ लिया, आ जाओ। अब फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या कर रहे हैं बच्चा, सस्पेंड। सस्पेंड थोड़े टाइम के लिए होता है, लिख लो 7 डेज, फॉर 7 डेज लिख लो यहीं पे ताकि याद रहे, 7 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। इस 7 दिन में रिजल्ट आ जाता है कि या तो हमेशा के लिए तुमको बंद कर रहे हैं या तो तुम बिल्कुल बेकसूर हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो हेडिंग क्या लिखा है, सस्पेंड द बिजनेस, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का जो भी बिजनेस है ये ट्रेडिंग करवाने का सब सस्पेंड, रोक दिया जाएगा। इफ द ओपिनियन ऑफ द सीजी,
कि कुछ ऐसी इमरजेंसी है जिसमें हमें लग रहा है कि नहीं भैया रोकना ज्यादा जरूरी है, तो डायरेक्शन दिए जाएंगे किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, कि भैया अपना काम रोक दो, सस्पेंड कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने तो मूवीज ये सब देखी है ना, पुलिस ऑफिसर में कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो हम सस्पेंड कर रहे हैं तुमको। सस्पेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाजू में क्या चल रही है, तुम्हारी इंक्वायरीज चल रही है। इसके बाद डिसाइड होगा कि पूरा टर्मिनेट, पूरा खाली करना है या फिर आगे आप कंटिन्यू करोगे। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप अपने काम को रोको। सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग, जब भी सस्पेंशन दिया जाएगा 7 दिन से ज्यादा का नहीं होता, मतलब रिजल्ट में जल्दी से जल्दी आपको आना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, लेकिन हाँ कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती है, उसको भी ध्यान में रखा है। तो सस्पेंड समझ में आ रहा है बच्चा, बस ये शॉर्ट सिंपल सही है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोहिबिट, किसे प्रोहिबिट किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन्वेस्टर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, खरीदना और बेचना। सेंटर गवर्नमेंट इज द ओपिनियन, सेंटर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब सट्टा, स्पेकुलेशन मतलब क्या है, सट्टा। लेकिन ये सट्टा क्या है, अनडिजायरेबल, जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बहुत गड़बड़ सट्टा चल रहा है। ठीक है, इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी में, इन एनी स्टेट, स्टेट बोले तो या फिर एरिया, किसी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ रिलायंस कंपनी का कुछ सट्टा चल रहा है किसी स्पेसिफिक एरिया में, हम कह रहे हैं भैया मुंबई में चल रहा है, या फिर हम कह रहे हैं चलो ठीक है कहीं और चल रहा है, कुछ भी किसी पर्टिकुलर एरिया में चल रहा है, तो नोटिफिकेशन दिया जाएगा किसमें, ऑफिशियल गैजेट में। और ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर दिया जाएगा नो पर्सन इन दी स्टेट या फिर एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब ये एरिया डिसाइड करे। और स्टेट भी बोलते हैं, स्टेट मतलब क्या होता है, हर जगह, पूरी इंडिया। या तो रिलायंस कंपनी के पूरे शहर में हम रोक देंगे या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन वो बस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मेरा डीमैट अकाउंट है, ऑनलाइन है, लेकिन स्टिल आपको कुछ एड्रेस तो देना ही पड़ता है, तो वो करप्शन तो सब जगह है, इधर से घुमाओगे तो सारी चीजें तो हो ही जाएगी। ठीक है, मेरा एड्रेस कुछ और है, मैं कर कुछ और रही हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टिल सेबी को अगर कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में लगेगा, हमें लग रहा है कि भैया यहाँ के लोग बहुत ज्यादा इसमें सट्टे में आ गए हैं, वो इस शेयर्स को खरीद बेच रहे हो कुछ गड़बड़ तरीके से, ठीक है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोहिबिट कर देंगे। एंटर इनटू मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ही आने नहीं देंगे। ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर आफ्टर दी, हमने नोटिफिकेशन दे दिया था, फॉर एग्जांपल हमने आज की तारीख में नोटिफिकेशन दे दिया, अब इसके बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चा ये क्या मान लिया जाएगा, गलत माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। ठीक है, आज की तारीख क्या है, डेट बताओ, 6 फरवरी है ना, नोटिफिकेशन 6 तारीख को आया, मतलब आपने इससे पहले खरीदा बेचा था तो वो सब वैलिड होंगे। 5 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सब वैलिड है। एक बार नोटिफिकेशन आ गया ना आज, अब इसके बाद आज ही के दिन, कल परसों नरसों अगर आप ये सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो ये सब क्या मान लिया जाएंगे, इलीगल मान लिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन के बाद नहीं करना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, किसकी पावर बढ़ रहा है, सीजी चाहे तो किसी को भी इम्यूनिटी दे सकती है। ठीक है, मान लो किसी कंपनी में कुछ केस चल रहा है, ठीक है, अब आईटेक्स में केस चल रहा है, आईटेक्स क्या करेगी बच्चा, सीजी के पास जा रही है और सीजी से रिक्वेस्ट कर रही है कि हम पे गलत एलिगेशन है, मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी कि ये देखो सब गलत है, मुझ पे झूठे इंजाम लगाए जा रहे। तो सीजी को अगर ठीक लगेगा तो ये जो मैंने डिस्क्लोजर दिया है इस बेसिस में वो इम्यूनिटी दे सकती है। ये सीजी की खुद के पास डिस्क्रिएशन पावर है, उसकी मर्जी की पावर है, उसे ठीक लगेगा वो देगी, उसे ठीक नहीं लगेगा तो वो नहीं देगी। ठीक है, चलिए, पावर है टू ग्रांट इम्यूनिटी, किसके पास पावर है, सीजी के पास। सीजी में ऑन रिकमेंडेशन, वो एक बार सेबी से जरूर बात करेगी, क्योंकि सीजी को तो कुछ पता ही नहीं है, सीजी कहेगा, सीजी बात करेगा किससे, सेबी से बात करेगा कि भैया ये कंपनी मेरे पास रिक्वेस्ट लेकर आई है, उसने मुझे ये डिस्क्लोजर दिया, आप भी अपने लेवल में एक बार पता करके मुझे बताओ कि मुझे इसको इम्यूनिटी देनी चाहिए कि नहीं। अब सेबी अपने पूरे 4 दिमाग घुमाएगी, आरओसी से पता लगेगा, लगवाएगी, स्टॉक है हर जगह वो एक बार इंफॉर्मेशन मंगवाएगी। ठीक है, तो सीजी का काम क्या है भैया, इम्यूनिटी देना, लेकिन इम्यूनिटी देने से पहले वो क्या करेगी बच्चा, एक बार डिस्कस करेगी, किससे डिस्कस करेगी, सेबी से करेगी। इफ द सेंटर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड, सेबी से बात करने के बाद उसे लगा कि हाँ कोई लोचा नहीं है, सब बढ़िया है। हु एलिज टू हैव द वॉल्यूशन, किसी कंपनी पे ऐसा एलिगेशंस लगा था कि इसने बहुत सारे वॉल्यूशन कर रखे, जैसे कि आईटेक्स मैंने एग्जाम्पल लिया, लेकिन बस शर्त क्या है कि मुझे क्या देना पड़ेगा, ट्रू और फुल, आधी अधूरी बात नहीं बतानी है और सही बात बतानी है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद सीजी को ठीक लगेगा तो मुझे प्रोवाइड करेगी, सीजी को ठीक नहीं लगेगा तो प्रोवाइड नहीं करेगी। बिना डिस्क्लोजर के क्या वो हाँ बोलेगी, नहीं, सबूत तो देने पड़ेंगे ना अपन को। ठीक है, तो एलिज कहते हैं वॉल्यूशन ग्रांट सच पर्सन इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, केस फाइल होने से वो रोक देगी, मुझे बचा लेगी। हाउएवर नो सच इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। शेल बी ग्रांटेड बाय द सीजी, प्रोसिक्यूशन फॉर एनी सच ऑफेंस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। समझना, केस पहले ही फाइल हो चुका था,
समझो समझो समझो। अभी ऊपर वाला जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ में ये कि केस फाइल होने वाला है, मैं पहले पहुंच गई सीजी के पास। सीजी ये देखो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सब जगह मैं सही हूँ, मुझे बचा लो, केस होने से बचा लो। सीजी को ठीक लगेगा तो मुझे बचा लेगी। सेकंड पैराग्राफ आपको क्या बता रहा है? सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है? केस फाइल हो चुका है, उसके बाद सीजी के पास जा रही तो सीजी अब इम्यूनिटी नहीं देगा। नो सच इम्यूनिटी ग्रांटेड बाय दी सीजी। कब? इन्होंने लिखा है अगर सच ऑफेंस, प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है? प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है? केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन फॉर एनी सच ऑफेंस, कोई भी जो ऑफेंसेस है, हैव बीन क्या लिखा है? इंस्टीट्यूटेड। केस एक्सेप्ट हो चुका है, चल रहा है, ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन आई सीजी के पास, लेकिन एप्लीकेशन आने से पहले केस एक्सेप्ट हो चुका था, तब आपको कुछ भी इम्यूनिटी नहीं मिलने वाली। रिकमेंडेशन ऑफ द सेबी इज नॉट बाइंडिंग। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? सेबी क्या करेगी? सेबी के साथ कंसल्ट करेगी, तो सेबी एक तरीके से रिकमेंड करेगा ना कि कंपनी अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है। मान लो सेबी ने बोला कि भैया ये कंपनी अच्छी नहीं है, मान लो ऐसा बोला, तो ये डिस्कशन चल रहा है। सेबी ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसके लिए क्या हमारा सीजी बाउंड है क्या? नहीं, उसकी क्या है बच्चा? मर्जी है। बात समझ में आई? तो बस यहाँ पे ये लिखा है सेबी का जो रिकमेंडेशन है, सेबी आर नॉट बाइंडिंग ऑन दी सीजी। सीजी डिस्कस करने जा रहा है, जरूरी नहीं है डिस्कशन में जो उसने सजेशन दिया है, रिकमेंडेशन दिया है, वही वो माने। ठीक लगेगा तो मानेगा, अगर सेबी की बात ठीक नहीं लग रही है, उसे लग रहा है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, सेबी में बैठे ऑफिसर्स करप्टेड है या कुछ भी लोचा है, तो बच्चा वो अपनी खुद की मर्जी ही चलाएगा। तो सीजी एकदम फ्री है इम्यूनिटी देने के लिए, उसे ठीक लगेगा देगा, ठीक नहीं लगेगा नहीं देगा। लेकिन हाँ, वो एक बार बात जरूर करेगा सेबी से, लेकिन सेबी की बातें रिकमेंड जो हुई है उसके लिए वो बाउंड नहीं है। क्लैरिटी है? लेकिन ये इम्यूनिटी कब मिलेगी? बिफोर इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन। इम्यूनिटी कब मिलेगी? बिफोर, केस फाइल होने से पहले। मैंने बोला मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी बिफोर नहीं। मुझे मालूम मुझ पे केस होने वाला है, जिसने गड़बड़ किया सब पता रहता है, सहारा को सब पता रहता था अपने बारे में, बस उसे वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था कि निकल जाऊंगा निकल जाऊंगा, निकला नहीं बस। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन जाती है, एक्सेप्ट होने के लिए भी टाइम होता है, समझो। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन गई, तुरंत एक्सेप्ट नहीं होता है, नहीं नहीं ये तो अब तो बहुत ज्यादा डिटेल में जा रही हूँ, इन जनरल में कह रही हूँ। एप्लीकेशन जैसे जा रही है तो एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट अभी नहीं हुआ है और उससे पहले मैं सीजी के पास पहुंच गई, फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज देखी है, जो वो विलन रहते हैं वो पहले उनका वकील लेके बैठा रहता है, बेल। अभी तुमने एक टॉपिक अभी पढ़ोगे शायद, बेल, एंटीसिपेटरी बेल पढ़ा क्या? एंटीसिपेटरी बेल पढ़ा है? क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल, बताओ। तो कैसे पता कि अरेस्ट करने वाले हैं? समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आपने अभी देखना, अब जब तुम लोग न्यूज सुनते हो ना, न्यूज को थोड़ा अच्छे से सुनना, न्यूज में ऐसी बातें होती है कि उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि बातें चल रही हैं, जल्द कुछ एक्शन लिया जा सकता है, उसे लग रहा है कि भैया इस काम के लिए शायद मुझे जेल हो सकती है, मैंने पहले से ही अप्लाई कर दिया, दैट वॉज एंटीसिपेटरी बेल। तो बस इन जनरल बताना चाह रही हूँ, अगर आपको जब नहीं पता तो फिर ठीक है ना, नहीं बच सकते, ये बस क्या है बच्चा, आपके वकील से सजेस्ट करते हैं, ये वकील का काम होता है, ठीक है। आप भी तो सीएस हो कंपनी के, मैं ये तो कह रही हूँ तुम ही वो ऑफिसर्स हो ना, हाँ वो तो करप्शन है, वो तो करप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको इतना इतना मैच्योर आपको होना पड़ेगा कि भैया कंपनी में कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलिगेशंस लग सकते हैं पहले से ही, नहीं तो आपको क्यों बैठाया है? क्या बस फाइलिंग करने के लिए बैठाया है क्या? आगे कभी तो सोचोगे, अगर फाइलिंग करोगे तो पैसा उतना नहीं मिलेगा। बच्चे देखो दो टाइप के काम होते हैं, एक एकदम रोबोटिक काम होते हैं, सेक्रेटेरियल काम होते हैं, है ना, जो कॉपी पेस्ट होते हैं, वो करते रह जाओगे तो पे उतनी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो तो आपका आर्टिकल भी आके यही करेगा ना, रेजोल्यूशन पहली बार बनाओगे अच्छी बात है, नोटिस बनाओगे, मिनट्स बनाओगे, ये सारी चीजें बनाओगे, लेकिन क्या पूरे साल भर पूरा हमेशा जिंदगी में ये बनाते रहोगे क्या? ये सब तो आर्टिकल भी कर लेंगे आपके, लेकिन डायरेक्टर को सही डायरेक्शन देना, सीएससीटी में सबसे पहले हमने यही तो पढ़ा था, क्या काम है सीएस का? डायरेक्टर को डायरेक्शन देना, कंपनी को कैसे चलाया जाना ये सब बताना। तो इसके लिए आपको अपना एक ब्रॉडर व्यू तैयार करके रखना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, क्या और हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, या आपका काम है, ठीक है, कि भैया कल को एक्स्ट्रा एक्शन लिया जा सकता है, हम पहले से इसके लिए क्या कर ले, प्रोविजंस बनाकर चले। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं।
इनकेस अगर ऐसा कुछ है, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया एक बार एप्लीकेशन, एक बार क्या हो जाती है बच्चा, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, तब आपको इम्यूनिटी मिलने वाली नहीं। तो इम्यूनिटी कब मिलेगी, केस फाइल होने से पहले कि केस फाइल होने के बाद, पहले मिल जाएगी। एक बार केस फाइल हो गया अब आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, ये बस एक एंटीसिपेटरी बेल की तरह है, ठीक है। एक बार आप अरेस्ट हो गए तो क्या एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी, तब बेल मिलती है, तब बेल। तो इसमें भी फिर दूसरे रूल्स होते हैं, ठीक है। चलो, इम्यूनिटी जो भी ग्रांट है, सीजी चाहे तो देने के बाद क्या कर सकता है, विड्रॉ कर लेगा। हमने जब आपको इम्यूनिटी दी थी ना, हमने कुछ कंडीशंस रखी थी। हमने कहा था कि भैया आप पे ऐसे एलिगेशंस लगाए गए हैं, हम नहीं चाहते ऐसी फिर से बातें होने लगी। आप पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, प्लीज हमारी ये 4 टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना। आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी, हमने आपको इम्यूनिटी दे दिया, अब आप पे केस फाइल नहीं हो रहा है, लेकिन आप तब भी उसके बाद काम गड़बड़ ही कर रहे हो, तो फिर क्या कर दी जाएगी, इम्यूनिटी आपसे क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। पॉइंट वाइज पहला पॉइंट यहां तक है, क्या लिखा है, नॉट कंप्लाइड। कंप्लाइंट मतलब क्या है, लॉ को फॉलो करना, आपने फॉलो ही नहीं किया, क्या फॉलो नहीं किया, कंडीशंस। जिस पर्पस के लिए हमने इम्यूनिटी दी थी, जिस कंडीशन में हमने इम्यूनिटी दी थी, वो कंडीशन ही आप फॉलो नहीं कर रहे हो। पहला पॉइंट क्लियर है, पक्का। दूसरा, हैड गिवन, आपने हमें जो इंफॉर्मेशन दी थी ना वो एकदम गलत दी थी, अब पता चल गया हमें, तो भैया हम विड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट, सच पर्सन मे बी ट्राई, वो नलायक फिर से वही ऑफेंस कर रहा है, वही अपराध, ऑफेंस मतलब क्या होता है, अपराध होता है, वही ऑफेंस कर रहा है, ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच, जिसके लिए इम्यूनिटी हमने आपको दी थी, या इसके अलावा कोई और दूसरे ऑफेंसेस करे अगर इस पे केस नहीं हो रहा है, तो इन शॉर्ट पूरे तरीके से वो नालायक है। तो हम आपको इम्यूनिटी देने के बाद सीजी छीन सकता है 3 केसेस में। पहला केस क्या था, कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, दूसरा एविडेंसेस ही गलत दिए, तीसरा फिर से वही या फिर दूसरा ऑफेंस, ऑफेंस तो कर रहा है वो, बहुत नालायक, ठीक है। चलो, इम्यूनिटी समझ में आया। लास्ट 7 पॉइंट, हेडिंग क्या है, डेलीकेट या फिर मेक रूल्स। पढ़ किसकी पावर है, सीजी की पावर। सीजी क्या करेगा, डेलीकेट कर देगा, या फिर क्या करेगा बच्चा, रूल्स बनाएगा। मेक रूल्स लिखा है ना, चलो इन्होंने, हाँ, लेकिन वो किसकी बात कर रहा था, स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज। वो स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहता है, मैं रूल्स बनाऊंगा, और या फिर क्या करूंगा, डेलीकेट। सेम बातों को अलग तरीके से उन्होंने बस बताया है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले पावर टू डेलीकेट। सेंटर गवर्नमेंट में बाय कहां पब्लिश करेगा, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देगा। डायरेक्ट दैट, जो ये पावर्स है, जो खुद की पावर्स है, समझना, खुद की जो पावर्स है, जो किसके पास थी, सीजी के पास जो थी, वो अब किसको कर रहा है बच्चा, सेबी को। अब यहाँ पर बस अलग से बात क्या बताई, ऊपर भी हमने यही पढ़ा था, यहाँ पे उन्होंने कहा वो सेबी को भी कह सकते हैं और आरबीआई को भी। इन शॉर्ट, सीजी अपना काम किससे करवा सकता है, डेलीकेट किसको कर सकता है, सेबी को भी दे सकता है और किसको, आरबीआई को भी दे सकता है, दोनों को दे सकता है। अब डिपेंड काम कैसा है, अगर उसे लगेगा ये काम किस टाइप का, जो सेबी कर सकती है सेबी को। अगर जैसे बैंकिंग कंपनीज एंड ये सब आ जाता है, पैसे से ज्यादा डीलिंग आ जाती है, तो ये काम किसको डेलीकेट करेगा, आरबीआई को। तो डिपेंड काम किस टाइप का है। तो पहला पावर टू डेलीकेट समझ में आया, किस किस को डेलीकेट किया जाएगा, सेबी को और आरबीआई को, ठीक है। फिर नेक्स्ट पावर है टू मेक रूल्स, सीजी। अब इन्होंने डिटेल में बताया, ऊपर बस ये बोला था वो रूल्स बना सकता है, बस ऐसे हेडिंग दी थी। अब नीचे उन्होंने पॉइंट्स बता दिए कि वो किस किस में रूल्स बना सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, सेक्रा। इस एक्ट के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए सीजी इन सारी चीजों पर खुद से रूल्स बना सकता है। तो चलो आ जाओ, ठीक है। पहला, क्या क्या रूल्स बना सकते हैं, पूरे एग्जाम्पल देके बताए उन्होंने। द मैनर इन विच एप्लीकेशन। अब मुझे बताओ सेक्शन नंबर 3 क्या था, फॉर रिकॉग्निशन। किस काम के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे, रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भैया एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ये सब कौन रूल बना रहे हैं इन सारी बातों को लेकर, सीजी। सीजी के पास पावर है रूल्स बनाने की। यही जो रूल्स है ये कौन बना के बैठा है बच्चा, ये सीजी नहीं बनाया, बच्चा याद रखना। रूल्स बनाने की मेन पावर किसके पास होती है, सीजी के। लेकिन अगर सीजी ने काम किसको, सेबी को दे दिया या आरबीआई को दे दिया, वो भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैनर इन विच इंक्वायरी। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सीजी इंक्वायरी भी करवा रहा था, तो सीजी क्या बनाएगा, उसमें रूल्स भी बनाएगा। तो वो पूरी डिटेलिंग वही बता के रखी है उन्होंने। पर्टिकुलर्स कंटेन, याद करो ऊपर पढ़ा था। इन शॉर्ट ऊपर जितना कुछ भी पढ़ा है ना, सब इन्होंने बस एग्जांपल दे के बताया, इसके जो रूल्स बनाने वाले काम है वो हमारे सीजी के। पीरियोडिकल रिटर्न्स हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स विच शुड बी मेंटेन, स्टॉक एक्सचेंज 5 साल के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट है इसको प्रिजर्व करके रखना, जो सेक्शन 6 में द पीरियड फॉर विच, कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना है। हमने अभी 5, लेकिन सीजी चाहे तो इसे क्या कर सकती है, बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, वो उसके ऊपर है।
नेक्स्ट, मैनर इंक्वायरी बाय द गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी की जो इंक्वायरी एंड ऑल, इन्होंने बोला सेक्शन 6। अब हमने सेक्शन 6 में क्या पढ़ा था बताओ? वही इंक्वायरी जो सबसे पहला पढ़ा था। देखो इन्होंने सेक्शन नंबर दे रखा है, तो इन शॉर्ट क्या मैं सिंपल फॉर्म में अगर आपको बोलूं तो जितनी भी यहाँ पर बातें हैं वो क्या है, जितना भी कुछ हमने ऊपर पढ़ा, जो कुछ भी ऊपर पढ़ा उन सब में रूल्स बनाने की पावर किसके पास है? सीजी के पास। अब ऊपर ऊपर से बढ़ो, मैनर बायलॉज टू बी मेड, ये बायलॉज किसके बन रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज के। बायलॉज को सिंपल लैंग्वेज मेमोरेंडम आर्टिकल बोलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के जो बायलॉज बनेंगे वो कैसे क्या बनने चाहिए, कौन बता रहा है? सीजी बता रहा है। मैनर एप्लीकेशन बाय द डीलर इन द सिक्योरिटी लाइसेंस। अब देखो ये सेक्शन 17 अभी यहाँ नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा डीलर्स, डीलर्स हम पढ़ेंगे आगे चलकर, जब वहां पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो जितने भी डीलर्स है जो सिक्योरिटी में डील करते हैं, सिक्योरिटी में डील करने वाले को क्या बोलते हैं? डीलर्स। तो भैया इनको भी एप्लीकेशन देकर अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, तो भैया इसके रूल्स कौन बनाएगा? सीजी। रिक्वायरमेंट कंप्लाई, पब्लिक कंपनी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, स्कीम सॉरी, कंपनी पब्लिक कंपनी, सेबी, सीजी। सिक्योरिटी लॉ चल रहा है ना बच्चा, यहाँ पे जितनी भी कंपनी आएगी जनरल रूल है पब्लिक कंपनी आएगी, क्योंकि लिस्ट कौन होती है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो जो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करके लिस्ट होने आ रही है तो आएगी, अदरवाइज 99% केसेस में सब क्या होंगी बच्चा? पब्लिक कंपनी। तो जितनी भी पब्लिक कंपनीज है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है लॉ फॉलो करने की, भैया सीजी बताएगा। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसको मैं शॉर्ट में क्या बोल सकती हूँ? म्यूचुअल फंड। अब इसको शॉर्ट में क्या बोल सकती हूँ? म्यूचुअल फंड। जितने भी म्यूचुअल फंड्स जो यहाँ डील करेंगे सीजी उनको रूल्स रेगुलेशंस बताएगा। ग्राउंड्स, डी लिस्ट, अभी आपने डी लिस्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन डी लिस्ट किन किन ग्राउंड्स में होता है, किन किन रीजन से हम आपकी कंपनी को डीलिस्ट कर सकते हैं, सेक्शन 21A में आगे चलकर पढ़ेंगे। देखो ऊपर की जितनी बातें थी ऊपर कवर हो गई थी, अब जो बातें आ रही है वो आगे चल के इसी चैप्टर में आगे चल के कवर हो जाएंगी, लोड बिल्कुल मत लेना। बस यहाँ पर हेडिंग में क्या बोल रहे, इनके जो ग्राउंड्स है ना किसने बनाए? सीजी ने बनाए, कि कब कब हम आपको डीलिस्ट कर देंगे। ऑब्वियसली कुछ आपने रिटर्न फाइल नहीं करी होगी, कुछ कंप्लाइंसेस नहीं किए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म, कौन सा फॉर्म होगा? द फॉर्म इन विच द अपील में बी फाइल। अगर आप खुश नहीं हो तो कहाँ शिकायत करने जाओगे? सेट के पास। कैसे, कहाँ से जाना है, किस फॉर्म से जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सीजी बताएगी। फॉर्म अपील में बी फाइल बिफोर दी सेट। अब देखो दो अलग अलग सेक्शन है, ये 21A, अब देखो यहाँ भी 21A था, ये भी 21A। अगर डीलिस्ट कर दिया है, अगर डीलिस्ट कर दिया है तो शिकायत कर रहे हो, या फिर सेक्शन 22A के अकॉर्डिंग फीस वगैरह को लेकर जो भी बोला है, मतलब अलग अलग सेक्शन में अलग अलग तरीके से जब आप अपील करने जाओगे उसके रूल्स भी कौन बताएगा? कौन बताएगा? सीजी। मैनर्स ऑफ द इंक्वायरी, सेक्शन 23 में भी एक दूसरी टाइप की इंक्वायरीज पढ़ेंगे, तो कौन बताएगा? सीजी। फॉर्म्स, सेबी के सॉरी सेट के पास जा रहे हैं, कौन सा वाला सेक्शन? 23A, एल है सॉरी, आगे चल के पढ़ेंगे। एनी अदर मैटर, इन शॉर्ट सिंपल बोलूं, सकरा में जो कुछ पढ़ रहे हैं ना उसमें रूल्स कौन बना रहा है? सीजी बना रहा है। तो ये थी हमारी सीजी की, ये थी हमारी सीजी की क्या बच्चा? कंप्लीट पावर। अब मुझे बताओ क्या डिटेलिंग समझ में आई? ई वाला पॉइंट, हाँ बोल। अब देखो इन्होंने बस ये बोल रखा है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ है तो पहले मैनेजमेंट ही देखता है। पहले कौन देखता है? मैनेजमेंट। तो अगर कोई भी इंक्वायरी कौन कर रहा है? मैनेजमेंट, गवर्निंग बॉडी कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज की, जो 6 में भी दे रखा है, मतलब 6 में बहुत डिटेलिंग नहीं दी है, अगर उसमें भी उसको इंक्वायरी करनी पड़ती है तो उसका भी तरीका कौन बताएगा? सीजी बताएगा। समझ में आई बच्चा? पक्का? तो सारे रूल्स कौन बनाता है? सीजी। लेकिन सीजी चाहे तो इस पावर को क्या कर सकता है? डेलीकेट। किसको दे सकता है? सेबी। तो आरबीआई को भी। वेरी गुड। अब जब नेक्स्ट पावर हम किसकी पढ़ेंगे? स्टॉक एक्सचेंज, और एक और हम पावर पढ़ने वाले सेबी की, तो मतलब वहां सेबी में भी लिखा होगा ना कि वो क्या बना सकता है? रूल्स बना सकता है। तो ये बात याद रखना, अगर सीजी सबसे ऊपर है, इसके नीचे कौन है? सेबी, और इसके नीचे कौन है? स्टॉक एक्सचेंज। सीजी ने बोला भैया मेरा काम सेबी कर सकता है, दैट मीन सेबी भी क्या कर सकता है? रूल्स बना सकता है। जो काम उसको डेलीकेट दिया है वो करेगा ना ये काम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या आपको पावर समझ में आई? किन किन की पावर पढ़ने वाले हैं? और सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? याद रखना, सीजी की पावर ज्यादा इसी की होगी। ये बात अलग है वो अपना काम धीरे से शिफ्ट कर देगा, डेलीकेट कर देगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी? सीजी की। सीजी में टोटल कितने पॉइंट्स पढ़े? 7। फटाफट शॉर्ट में पहला पॉइंट क्या पढ़ा? पीरियोडिकल रिटर्न्स एंड इंक्वायरीज। दूसरा क्या पढ़ा था? रूल्स रेगुलेशन का डायरेक्शन देना, खुद भी बना सकता है। तीसरा
गवर्निंग बॉडी को सुपरसीड करेगा, निकाल देगा अगर काम गड़बड़ है, सस्पेंड कर देगा, वेरी गुड, और प्रोहिबिट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ अनडिजायरेबल स्पेकुलेशन है, और ग्रांट इम्यूनिटी, नेक्स्ट डेलीगेट कर देगा, ठीक है, या फिर मेक रूल्स। समझ में आ गया? तो सबसे ज्यादा पावर इसी की। अब देखो इन्होंने कहा कि नेक्स्ट किसकी पावर बताई इन्होंने, स्टॉक एक्सचेंज की। सभी नहीं बताई, पहले स्टॉक की, ठीक है, लेकिन हिराची याद रखना, ठीक है। देखो ज्यादा पावर है क्या, अब इनकी पावर्स एक बार हेडिंग समझो। पहली हेडिंग क्या लिखी है देखो, टू मेक रूल्स, किसकी, रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग। अभी वोटिंग पे बस फोकस करो, किस पे फोकस करो बच्चा, वोटिंग पे। स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है, वापस दो स्टॉक एक्सचेंज के एग्जांपल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक नॉर्मल कंपनी भी है ये, ठीक है, जैसे टाटा रिलायंस है ऐसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। अब कंपनी में कौन होते हैं, मेंबर्स तो होते हैं। मेंबर्स क्या करते हैं, वोट तो देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी मीटिंग होती है, इस मीटिंग में इसके मेंबर्स भी क्या देते हैं बच्चा, वोट देते। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है बच्चा, टू मेक रूल्स। वापस स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है बच्चा, मेक रूल्स, ठीक है। कौन से रूल्स, रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग। वोटिंग के रिगार्ड में वो रूल्स बना सकता है, मतलब वो अपने खुद के अंदर के रूल्स बना रहा है, क्या मैं बोल सकती हूँ। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज क्या बनाएगा, बायलॉज को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल। स्पेसिफिक बोलूं तो क्या बोलते हैं बच्चा, आर्टिकल बोलते हैं। एकदम स्पेसिफिक बोलूं तो क्या बोलते हैं बच्चा, आर्टिकल। और आर्टिकल क्या होते हैं, कंपनी कैसे काम करेगी, पूरी प्रोसेस, उसके रूल्स रेगुलेशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो कंपनी का पूरा ये आर्टिकल है। तो भैया स्टॉक एक्सचेंज अपना आर्टिकल तो बनाएगी ना, खुद ही बनाती है कस्टमाइज। तो स्टॉक एक्सचेंज की क्या पावर है, स्टॉक एक्सचेंज की पावर ये कि वो खुद के बायलॉज बनाएगी, और जब वो बायलॉज बनेगी तो उसमें वोटिंग वाली बात भी तो लिखेगी ना। तो अपने वोटिंग में वो क्या कर सकती है, रूल्स स्पेसिफिक बना सकती है। समझ में आया? तो इसमें दो ही पावर है। पहली पावर क्या है, टू मेक रिस्ट्रिक्टिव वोटिंग, और दूसरा क्या है, टू मेक बायलॉज। अपने अंदर के काम करिए, बाहर के कर सकती है, सीजी तो सबके कर सकती थी। स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का ही बायलॉ बनाएगा, अपना खुद के ही जो मेंबर्स के वोट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। अब मेंबर्स के वोट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा, पहले आ जाओ शॉर्ट में। पावर है रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग पावर ऑफ द मेंबर। पहला पॉइंट, वो रूल्स जब बनाएगा तो ऐसा रूल बना सकता है, ओनली मेंबर शेल हैव वोटिंग राइट। क्या बोला, बस मेंबर ही वोटिंग देंगे। भैया मेंबर ही तो देते और कौन देता है, नहीं, कभी कभार ना उसके बदले में ना, फॉर एग्जाम्पल आईटेक्स कंपनी, नॉर्मल कंपनी आईटेक्स कंपनी, मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ, मैं बाहर गई हूँ, मैंने कहा भैया वोट तो देना है, मैं अपने प्रॉक्सी को भेज देती हूँ। प्रॉक्सी मतलब क्या, मेरे बदले में आएगा इंसान, ठीक है। मैंने उसके कान में खुसर पुसर कर दिया है, वोट किसको देना है बता दिया, वो यहाँ पर आकर उसी को वोट देगा। तो मतलब नॉर्मल कंपनी में प्रॉक्सी अपॉइंट हो जाता है, लेकिन यहाँ प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं होगा। ऐसा नहीं बोला नहीं होगा, इन्होंने क्या बोला है, आप इस टाइप के, आपके पास पावर है, वापस वापस वापस, स्टॉक एक्सचेंज के पास ऐसी पावर है कि आप रिस्ट्रिक्टिव वोटिंग के रूल्स बना सकते हो। यही पढ़ रहे ना, अभी किसकी पावर पढ़ रहे, स्टॉक एक्सचेंज की पावर, किसकी पढ़ रहे, पावर है स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने ही है ना रूल्स बना सकता है, वोटिंग के रूल्स बना सकता है, और उसमें वो ऐसा रूल बना सकता है, उसकी मर्जी है। वो बना भी सकता है कि भैया किसी भी मेंबर को क्या अपॉइंट करना नहीं है, प्रॉक्सी अलाउड ही नहीं है। तो वो फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि भैया हम प्रॉक्सी अलाउ नहीं करेंगे, तो नहीं होगा। नेशनल ने बोला हम प्रॉक्सी अलाउ करेंगे, तो कर सकते, क्योंकि ये बोला, ये क्या बोल रहे, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते। तो रिस्ट्रिक्शन किस किस टाइप की है कि प्रॉक्सी को अलाउ मत करो, मेंबर से बस आकर, मेंबर से आके क्या देंगे, वोट देंगे, ओनली मेंबर शैल हैव वोटिंग राइट। ये बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एक मेंबर और एक वोट। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 10,000 है, 1 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, प्रपोर्शनेट होता है वोट, ठीक है। मेरे पास एक शेयर है, तो बच्चों अलग अलग टाइप की वोटिंग होती है। तो आप चाहो तो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि भैया बंदे के पास कितने शेयर है, तुम्हारे पास 1 करोड़ है, तुम्हारे पास 10,000, इसके पास भी एक ही वोट है, इसके पास भी एक ही वोट है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने खुद के जब वोटिंग के रूल्स बनाएगी, तो वो कैसे रूल्स बना सकती है, ये बोल सकती है कि भैया मेंबर ही आके वोटिंग करेंगे, प्रॉक्सी तो अलाउड ही नहीं है, ना प्रॉक्सी अपॉइंट होगा और ना आकर वोट करेगा उसके बदले में। दूसरी चीज क्या बोल दिया, एक मेंबर एक वोट, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास कितने भी शेयर्स हो। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। समझ में आ रहा है? या फिर क्या लिखा है, रिलेटेड मैटर। रिलेटेड मैटर मतलब इनसे एंसिलरी जितने भी कनेक्ट करती हुई अगर बातें भी आएंगी तो वो उन पे भी रूल्स बना सकते हैं। कंसेप्ट शॉर्ट में समझ में आया? चलो
आ जाओ पढ़े। टू मेक रूल्स किस रिगार्ड को लेके, रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा, सेक्शन 7A रीड करो। सेक्शन 7A बोलता है एक्स स्टिपुलेटेड द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ऑप्शन है ना बच्चा, चाहे तो करे ऐसा, ना तो ना करे, मर्जी है। मे मेक रूल्स, या फिर रूल्स को क्या कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। मे मेक रूल्स या फिर अमेंड, इट्स प्रोवाइड द फॉलोइंग मैटर। पहला, रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट टू द मेंबर्स ओनली। रिस्ट्रिक्शन क्या टाइप का देगा कि भैया बस मेंबर आकर वोट करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा, ठीक है। ईच मेंबर एंटाइटल्ड टू हैव वोट, वन वोट ओनली। हर एक मेंबर के पास एक वोट है, फर्क नहीं पड़ता किसके पास कितने शेयर है। आपके पास 1 करोड़ हो, मेरे पास 10,000 है, तुम्हारे पास भी एक ही वोट है, मेरे पास भी एक वोट है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कंपनी में हम क्या करते हैं बच्चा, प्रोपोर्शनेट वोटिंग राइट्स आते हैं, जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स उसके पास उतनी वोटिंग राइट्स। अंबानी के पास ज्यादा शेयर्स हो तो ज्यादा वोटिंग राइट आएगी ना। लेकिन अगर अंबानी रिलायंस कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, लेकिन अगर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो हम चाहे तो ऐसे रूल्स बना सकते हैं, भैया अंबानी के पास भी एक ही शेयर, एक शेयर बोल सॉरी एक ही वोट। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन कैसा, प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करने का, ठीक है, या फिर इंसिडेंटल जो भी A पॉइंट B पॉइंट C में पढ़ रहे, ये जब आप रूल्स बनाओगे तो इससे छोटे मोटे कोई अदर मैटर्स भी कनेक्ट होंगे ना, तो उसमें भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ नहीं लिखा है तो नहीं कर सकते, रिलेटेड मैटर्स ऑलवेज बना सकते हो, ठीक है। पावर्स किसको डेलीकेट कर रखी है, पावर्स जो भी है हैव बीन डेलीकेटेड कॉन्ग्रेंटली टू सेबी। ये काम कौन कर सकता है, सेबी। सेबी भी चाहे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बोल देगा भैया तुम्हारी वोटिंग्स में ऐसा ऐसा होना चाहिए। वैसे तो कौन कर रहा है बच्चा, स्टॉक एक्सचेंज अपने खुद के वोटिंग राइट्स, लेकिन सेबी के पास भी ये पावर है, वो भी ये कर सकता है, ठीक है। और ये सेबी सीजी के थ्रू भी होते। नो रूल्स ऑफ, अभी रूल ही पढ़ रहे हैं ना वोटिंग वाले, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स नहीं बनेंगे, अमेंड नहीं होंगे जब तक क्या ना ले लो। आप इतनी बड़ी बात करने वाले तो स्टॉक एक्सचेंज अपनी मनमानी कर सकता है ना। स्टॉक एक्सचेंज तो एक कंपनी है, अपने अंदर तो अपनी मर्जी चलाए, है ना, कर सकता है। सीजी नहीं करेगा, सीजी तो अच्छा ही है ना। तो एक बार सीजी से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। कुछ भी इस टाइप के काम करोगे जो ये हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े, तो सीजी से एक बार पहले पूछ लो कि देखो हम ऐसा करने वाले हैं, इसके पीछे रीजन ये है। सीजी को ठीक लगे तो हाँ बोल देगा, फिर आप ये काम कर सकते हो। क्या पहला पावर समझ में आया, किसकी पावर पढ़ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के। दूसरी पावर क्या है, वो खुद के बायलॉज बनाएगा। अब देखो जहां ज्यादा बायलॉज आते मतलब रूल्स बना सकता है ना। अब रूल्स की देखो छड़ी लग गई, क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, हाँ पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है बच्चा, पहले किससे किससे अप्रूवल लेगा, सेबी से। ध्यान दो, किससे अप्रूवल लेगा, सेबी से। सेबी से पहले अप्रूवल लेगा और इसमें बायलॉज बना सकता है, ठीक है। बायलॉज क्या है, आ जाओ, क्या लिखा है, ये पहला पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा। एक टाइम होता है जिसमें स्टॉक मार्केट ओपन होता है, एक ब्लॉक डील बल्क डील पड़ा था, किसमें सेपरेट विंडो ओपन होती है, रुको रुको, किसमें, ब्लॉक में कि बल्क में, ब्लॉक, नाम ही ब्लॉक है ना, ये हमने दूसरे चैप्टर्स में पढ़ा था। बस मैं आपको ये बोल रही हूँ बच्चा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टाइम सेम है, ठीक है। अगर उसे अपना टाइम बदलना है तो क्या बदल सकता है, हाँ। बॉम्बे कह रहे हैं मैं लगूं, वेरी गुड, लेकिन वो बदलने से पहले वो क्या करेगा, प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेबी। ऐसे अपनी मनमर्जी कोई नहीं कर सकता, सेबी से पूछो। वही तो मैंने पहले ही बोला, सबसे ऊपर सीजी है, दूसरा कौन है, सेबी, फिर कौन है, सबसे ज्यादा ह्यूमिलेट कौन होगा, स्टॉक एक्सचेंज। कहने वाली बात है स्टॉक एक्सचेंज सब कर सकता है, लेकिन उसको सबसे पूछना पड़ेगा, सीजी से सेबी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये खुद का बिजनेस है ना, नहीं इनका ये खुद का बिजनेस है, ये लोग गलत करने के इनके चांसेस ज्यादा है इसीलिए, ठीक है। चलो, तो अगर उन्हें ओपनिंग क्लोजिंग मार्केट का टाइम डिसाइड करना है, उनके आवर्स डिसाइड करने, तो डिस्कस करना पड़ेगा। क्लियरिंग हाउस, कुछ सुना सुना सा लग रहा है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, खरीदना बेचना, जो सेटलमेंट हो रहा है, भैया मेरे अकाउंट में सिक्योरिटीज आ जानी चाहिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, तो ये जो क्लियरिंग हाउस का जो काम है चीजों को क्लियर करना, ठीक है। तो इसके जो पीरियोडिकल सेटलमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे लॉस कौन बनाएगा बच्चा, कौन बनाएगा, स्टॉक एक्सचेंज खुद अपना बना सकता है। देखो दो चीजें, हाँ हाँ, ऊपर बोल दिया, एक बार बोल दिया ना सेबी, मतलब यहाँ पे जितनी भी बातें हैं ना, सबके लिए क्या करना है, पूछना है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज पत्ता भी नहीं ला सकता बिना परमिशन के, ठीक है। करेगा वो खुद, पूछ कर करना पड़ेगा। अगर एज पर रूल्स कर रहे तो कोई टेंशन नहीं है बच्चा, वो बस ये कह रहे कि हमें डर है कि आप इधर उधर कर सकते, ठीक है। क्रूशियल मैटर से ये, हाँ। क्लियरिंग हाउस मतलब खुद का है, अंदर बाहर काम नहीं दिया है, ठीक है।
सबमिशन सेबी बाय दी क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस को भी अपना पूरा काम सबमिट करना पड़ता है, सभी को दिखाना पड़ता है कि सारे काम सही से क्लियर हुए कि नहीं हुए, सेटलमेंट पूरा दिखाना पड़ता है, ईच पीरियोडिकल सेटलमेंट। तो ये कब कब किस किस ड्यूरेशन में रिपोर्टिंग करनी है ये भी स्टॉक एक्सचेंज बनाएगा। लेकिन हाँ, ऊपर एक बार बोल दिया है सेबी की परमिशन, तो आपको भी ये बताना पड़ेगा। एग्जाम में जब कभी भी पावर आएगी किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की, आपका ये मिस नहीं होना चाहिए कि भैया ये सारे काम किससे परमिशन लेने पड़ेंगे बच्चा। अरे यहाँ तो सेबी लिखा है ना, यही करना है, जैसे इन्होंने अलग से लाइन लिख दी है ना कि भाई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज सब्जेक्ट टू प्रीवियस अप्रूवल, आपको भी ये लिखना है। अगर आपने सीधा ये रूल्स लिखना चालू कर दिया तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर सकता ना बिना परमिशन के। ठीक है, तो ऊपर लिख दिया ना, आपको भी ऐसे ऊपर स्पेसिफाई करना है। चलो, टोटल नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज, क्लियरिंग हाउस सारे सेटलमेंट कर रहा है तो उसके पास कितनी सिक्योरिटीज है बताना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स उसने कितने देखे हैं, कितने करवाए हैं, टोटल नंबर ऑफ द सिक्योरिटी एक्चुअली कितने डिलीवर हो गए, पूरी डिटेलिंग देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम पढ़ क्या रहे, सबमिशन टू सेबी, कौन, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्योंकि ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट करवा रहा है तो पीरियोडिकली ईच सेटलमेंट आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इसमें अगर वो कुछ रूल्स बनाना चाहता है, कौन, स्टॉक एक्सचेंज बना सकता है। किसका मतलब, सेकेंड वाले पॉइंट में कहा, मिल क्यों नहीं रहा है मुझे, सी के सेकेंड पॉइंट में। अच्छा बता रही, टोटल नंबर ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच हैज बीन स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग दी, स्क्वेयर्ड अप का मतलब कुछ एक स्पेसिफिक नहीं, ड्यूरिंग दी उस टाइम पर जो हो रहा है, जो भी काम हुआ, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट डी पॉइंट, पब्लिकेशन बाय द क्लियरिंग हाउस पर्टिकुलर सबमिटेड टू दी सेबी, पब्लिश करना पड़ेगा उसने क्या क्या सबमिट किया। ठीक है, इस पे कुछ अगर रूल्स बनाना चाहता है स्टॉक एक्सचेंज कर सकता है। कोई भी रूल्स रेगुलेशन या फिर प्रोहिबिशन ऑफ ब्लैंक ट्रांसफर, ये ब्लैंक ट्रांसफर क्या होता है भाई, ये समझने वाली चीज है। हाँ, ब्लैंक ही है, वेरी गुड, ब्लैंक चेक होता है ना, है ना, अमाउंट लिख दिया, नाम भर लेना, जिसको देना है दे दो। तो ऐसे ब्लैंक ट्रांसफर होते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना नाम लिखा है, मैं तो मालिक हूं ना, अपना तो नाम लिखूंगी ना। ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिखा है, जैसे कि चेक में जो ओनर होता है उसका लिखा रहता है, पहले से अकाउंट नंबर होता है, किसका नहीं लिखा रहता है, हाँ, सामने वाले का नहीं लिखा रहता है। तो मैं सिक्योरिटी हूँ, रिलायंस कंपनी का शेयर मेरे पास है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने अपना नाम लिखा है और पूरी सिक्योरिटीज की डिटेल लिखी है, बस किसका नहीं लिखा, आपका। फॉर एग्जाम्पल मैं साक्षी को दे रही हूँ, ठीक है, अब जब मैं साक्षी को दे रही हूँ तो मैंने इसका नाम नहीं लिखा, साक्षी ने किसको दे दिया, आस्था से कुछ का लेना देना बनता था, आस्था को दे दिया, आस्था ने किसको दे दिया, नंदिनी को दे दिया। जब तक नाम नहीं लिखा है आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो। एक बार नाम लिख दिया नंदिनी का, अब क्या नंदिनी किसी और को दे सकती है, नहीं, अब ये नंदिनी इसकी मालिक होगी। समझ में आए? तो ब्लैंक, इन्होंने कहा आप स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो इसके लिए रूल्स भी बना सकते हो और आप चाहो तो क्या कर सकते, प्रोहिबिट कर दो कि भैया हम ऐसे वाले ट्रांसफर नहीं अलाउ करेंगे, तो आपकी मर्जी, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। नंबर या फिर क्लास ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्ट ऑफ इस सेटलमेंट, कितने सेटलमेंट्स हो रहे क्या, उसके लिए आप नंबर्स डिसाइड कर सकते हो, क्लासेस कैटेगरी डिसाइड कर सकते हो, रूल्स बना सकते हो। रेगुलेट प्रोहिबिशन, क्या बच्चा, क्या लिखा है, बुदलास, ये कुछ नहीं, बस एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल फील्ड में यूज होता है वो, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड फैसिलिटी। हाँ, वेरी गुड, कैरी फॉरवर्ड फैसिलिटी, फैसिलिटी मैंने आपको दी, आपने इसको क्या कर दी, कैरी फॉरवर्ड किसी और को दे दी, बस। ठीक है, चलो, इसके लिए भी एक्चुअली में स्टॉक एक्सचेंज कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं ना इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर क्या कह रहा है, ये फैसिलिटी में किसी और को दो। फॉर एग्जांपल, कंपनी राइट इशू करती है, मैंने इसको दिया, तो ये चाहे तो किसी और को दे सकती है ना, रेनेंस करने का जो राइट होता है, तो ये कैरी फॉरवर्ड फैसिलिटीज होती है। तो इन्होंने कहा स्टॉक एक्सचेंज अगर जो ये फैसिलिटीज दे रही है इसमें रूल्स बना सकती है और इसे प्रोहिबिट भी कर सकती है। फिक्सिंग, ऑल्टरिंग या फिर पोस्टपोनिंग कर सकती है, क्या, सेटलमेंट्स के डेज। अब हम कह रहे भैया T+2 है, आपने फिक्स भी कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो, ऑल्टर भी कर सकते हो, या तो पोस्टपोन भी कर सकते हो। आप उसको T+3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, भैया पूछना तो पड़ेगा ना आपको फिर सेबी से। डिटर्मिनेशन, डिक्लेरेशन ऑफ द मार्केट रेट, मार्केट का जो रेट है आप उसको डिटरमाइन कर रहे हो और खुद से डिक्लेयर कर रहे हो। तो जो भी आप रेट डिसाइड कर रहे हो इंक्लूडिंग ओपनिंग क्लोजिंग, फॉर एग्जांपल हर दिन मार्केट क्लोज होता है, हर दिन मार्केट ओपन होता है, हम बोलते हैं ना बॉम्बे नेशनल स्टॉक इससे ओपन हुआ, इससे क्लोज रहा। तो बच्चा ये कैसे कैलकुलेट, डिटरमाइन मतलब कैसे पता लगाया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, इसको लेके भी आप रूल्स बना सकते हो, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट, अब आ जाओ शॉर्ट शॉर्ट में। रेगुलेशन एंटर इनटू मेकिंग परफॉर्मेंस रिसेशन, मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स रेगुलेशन।
सर्किट ब्रेकर समझते हो? अभी जब बीच में मैंने पढ़ाया था कि जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो हमने पढ़ा था कौन से मार्केट ऑब्जर्वेशन सर्वेलेंस याद आ रहे, है ना? बहुत अप डाउन होता है तो हम क्या कर देते, ब्रेक लगा देते कि 10% से ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। वेरी गुड, ये पेटीएम में ही हुआ है। ठीक है, वो सर्वेलेंस वाला है। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना। वेरी गुड। रेगुलेशन ये क्या लिखा है? ये लोकल फॉर्म में यूज होने वाली चीजें है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? जो भी सिक्योरिटीज में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, डीलर ऑफ दी सिक्योरिटीज। अगर आप क्या लिखा है, ट्रवानी बिजनेसेस से रिलेटेड रेगुलेशंस आप बना सकते हो। सिक्योरिटीज को लिस्ट कैसे करोगे आप? कोई भी कंपनी अगर आपको अप्लाई करती है कि हम आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहते हैं, तो उसकी क्या ड्यूरेशन, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन, वो आप बना सकते हो। मेथड, प्रोसीजर, सेटलमेंट का, डिस्प्यूट का कैसे रहेगा, कैसे आप फीस, फाइन, पेनल्टी कैसे लगाओगे, कैसे रिकवर करोगे। रेगुलेशन किसका? जो पूरा कोर्स ऑफ द बिजनेस है उसका। स्केल ऑफ द ब्रोकरेज, अब भैया आपके ब्रोकर्स तो काम कर रहे हैं ना, उसकी कितनी क्या फीस रहेगी, कितना स्केल होगा। मेकिंग, कंपेयरिंग, सेटलिंग, क्लोज, बार्गेनिंग, आपकी बार्गेनिंग अगर चल रही तो वो कैसे होगा। जो भी इमरजेंसी ट्रेड है उनको कैसे डील करोगे। बार्गेनिंग इन्वेस्टमेंट को, प्राइस को लेके होता है। क्या होता है, मैंने पहले बोला था ना कि मार्केट जो बार्गेनिंग जो होता है ना, वही जो वो सब्जी वालों से करते हैं। होता क्या है, इससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा है ब्लॉक, बल्कि ब्लॉक जो पढ़ा है एक विंडो पहले, तो ये पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। तो कोई भी अगर बार्गेनिंग वाले बेसिस है तो ये भी रूल्स रेगुलेशन आप डिसाइड करो कि वो कैसे डील होंगे। ठीक है, नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है उसमें बार्गेनिंग नहीं होती। ये अलग वाले हैं जिनके लिए अलग से सेपरेट विंडो ओपन किया जाता है। क्लियर है? कौन से वाले? हाँ, मतलब अब ये आपके ऊपर है। तुमने बोला दीदी थोड़ा कम कर दो, ठीक है, फिर मैं मान गई या नहीं माना, वैसा टाइप का। हाँ, ब्लॉक में होता है ये। ठीक है, चलो। रेगुलेशन, डीलिंग बाय द मेंबर्स ओन अकाउंट, कैसे डील होगा उसके रेगुलेशन। सेपरेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द, क्या लिखा है, ब्रोकर समझते हो ना? तो जॉबर टर्म बस यूज किया जाता है, वो होते कौन है, स्टॉक ब्रोकर ही होते। कुछ टर्म्स अभी और डिटेल में जाके समझोगे, अभी देखो पूरा तो पढ़ा ही नहीं है तो टर्म्स आपके लिए नहीं है। तो ये जॉबर्स एक तरीके से स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, बस थोड़ी थोड़े डिफरेंसेस होते हैं। लिमिटेशन ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड, आपके स्टॉक एक्सचेंज में कितना कितना ट्रेड होगा, 10%, 20%, 40, जितने भी होंगे आप वो डिसाइड कर सकते हो। ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबर्स टू सप्लाई सच इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो इसको लेके भी आप रूल्स बना सकते हो। हमने जो लिस्ट पढ़ी वो किस चीज की पढ़ी? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, क्या करेगा, इन पे रूल्स बना सकते हैं। अब मुझे बताओ, क्या स्टॉक एक्सचेंज का काम समझ में आया, पावर समझ में आई? तो एक पावर जो सेक्शन 9 की है वो खुद ही के बायलॉज बनाने के, खुद के काम करने के तरीके में रूल्स बना सकता है, लेकिन मेन हेडिंग उसी क्या है, सेबी से तो पहले पहले परमिशन, फिर ये रूल्स। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 7A, ये बोल रहा है अपने खुद के जो रूल्स है वोटिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के, वो आप बना सकते हो। तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप सिंगल मेंबर को सिंगल वोट दे सकते हो, प्रॉक्सी अलाउ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और क्या था, मेंबर्स ही वोट करेंगे, और इससे इंसिडेंटल, यही पढ़ा था अपन ने। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, अच्छा रुक जाओ, बस ये पढ़ लो क्योंकि ये छोटा सा है। इसकी हेडिंग लिख लो, क्या लिखा है, पनिशमेंट फॉर दी कॉन्ट्रवेंशन। कुछ कॉन्ट्रवेंशन मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, लॉ ब्रेक कर रहे हो। अगर लॉ ब्रेक कर रहे हो तो पनिशमेंट तो होगी। अगर आपने कोई भी बायलॉज बनाए, जो ऊपर अभी हमने पढ़ा, बायलॉज बनाए ना, कुछ भी बायलॉज आपने गड़बड़ बनाए, कौन बना रहा है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बायलॉज बनाए गड़बड़, वॉइड बनाए, तो बच्चा कॉन्ट्रावेन ऑफ एनी ऑफ द बायलॉज मेंबर्स, देखो भैया स्टॉक एक्सचेंज तो कंपनी, कंपनी, ठीक है, चुप। लाइबल, तो मेंबर तो भैया लाइबल होंगे। पहला क्या लाइबल है, क्या लग जाएगा, फाइन। फाइन मतलब क्या, पैसा देना पड़ेगा ना। दूसरा क्या लिखा है, निकाल दिया जाएगा उस मेंबर को, क्या कर दिया जाएगा, मेंबरशिप से सस्पेंड। सस्पेंड मतलब थोड़े टाइम के लिए अभी, ठीक है। और जो ये और क्या लिखा है, एनी अदर पेनल्टी, लेकिन मनी नहीं। क्यों मनी नहीं, क्योंकि पहले वाले में मनी आ गया ना। हाँ, हाँ, इसके अलावा जो करना पड़ता है सब करेंगे, लेकिन पैसे नहीं लेंगे। क्यों पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले पॉइंट में फाइन में तो पैसा ले लिया ना। ये कह रहे या तो पैसा ले लेंगे आपसे, या तो आपको निकाल देंगे, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे, या इसके अलावा पैसे नहीं लेंगे क्योंकि फाइन में ले चुके, कुछ भी किया जा सकता है, बैठ के जेल में चक्की पीसना, गोली वोली नहीं मारेंगे भाई, ठीक है। अरे बहुत मिलती है, पैसा दो बस, सब 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 अच्छे अच्छे खाने भी मिल जाते हैं ना। चलो यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर।